दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कहीं आपको सरकार दिखाई दे रही है, कहीं आपको गवर्नेंस शब्द सुनाई दे रहा है, कहीं आपने यह महसूस किया है कि आपने जिसे वोट दिया, जिसे अपना नुमाइंदा चुनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेजा, वो कहीं आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। और अगर दिखाई दिया तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दिया। तो ऐसे में जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आज उनकी बात कर लेते हैं। क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में काम करने वाले तकरीबन 1.25 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपने कुछ भी सुना है? उनकी कैसी स्थिति है, कहां रह रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहैया कैसे हो पा रही है? दिल्ली छोड़िए, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, बेंगलोर, नागपुर, सूरत, इन महानगरों के भीतर काम करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों के बारे में आपके पास कोई भी जानकारी है? आपने यह सोचने की कोशिश भी की है कि देश की राजधानी दिल्ली के भीतर सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर भागते दौड़ते हुए लोग नजर आ जाएं? दिहाड़ी मजदूर भिखमंगे के तौर पर आपको शहरों के भीतर किस तरीके से पड़ा मिले, यह आपने कल्पना भी की है? जबकि इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया मुफ्त में 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है 2 महीने के लिए। इसी दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा राशन घर घर पहुंचा रहे हैं। यह वही दिल्ली है जिसका इतिहास बताता है यह 7 बार उजड़ी है। नादिर शाह ने बड़ी बेरहमी से इसे लूटा था, लेकिन अब तो ना लूटने का जिक्र है, ना ही उजड़ने का जिक्र है। अब तो जिक्र दिल्ली के भीतर की उस बेबसी का है, उस भूख का है, जिसका एक नजारा आपको देखना चाहिए। एक तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी सड़क के दूसरी तरफ भैरव मंदिर और पुराने किले का इलाका है। इस सड़क पर भागते दौड़ते हुए चंद फरलांग की दूरी पर जाइएगा तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आएगा, दूसरी तरफ हाई कोर्ट आएगा। लेकिन सबकी आंखों पर वाकई पट्टी बंधी हुई है। इस नजारे को देखिए, क्योंकि सुनाई दे गया दूर कहीं एक भोजन से लदी हुई ट्रॉली आई है जो भोजन दे देगी। भिखारियों की लंबी लाइन लगा करती थी भैरव मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, उसके बाहर भक्तों का तांता लगता था, वह भी कुछ दे दिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में तो मंदिर भी बंद है। इस दिल्ली के भीतर में दिहाड़ी मजदूर भी भिखमंगे के तौर पर जिंदगी जीने को मजबूर हो चला है क्या शब्द भी हटा देते हैं। लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। यह दिल्ली है, दिल्ली का हृदय है, दिल्ली के बीचों बीच की सड़क है। गाड़ी वालों को ले लेना खड़ी करके यहीं पे। नजारा आपके आंखों के सामने है। सवाल यह है कि इस दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों हो गई, देश की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? यह वाकई क्या देश को चलाने वाले समझ नहीं पाए और इस देश में रहने वाले नागरिक भी यह जान ना पाए कि मरना कैसे है? बीमारी से मरना है, महामारी से मरना है, वैक्सीन नहीं मिलने पर मरना है, अस्पताल में बेड ना मिलने पर मरना है, ऑक्सीजन ना मिलने पर मरना है, या फिर रोजगार ना मिलने की स्थिति मार देगी, 2 जून की रोटी ना मिलेगी तब मर जाएंगे? क्या हमें वाकई तय करना था? क्या हमें वाकई इस बात की जानकारी नहीं थी कि मौत कैसे किस रूप में आएगी? क्योंकि अब हम जिन पन्नों को आपके सामने खोलना चाहते हैं, उन पन्नों के साथ शायद दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी समेटे इस देश की गरीबी, असमानता, भूखमरी और उस पर से जमाखोरी और कालाबाजारी और शायद महंगाई चरम पर जब पहुंच चुकी है, उनकी परिस्थितियों को आप अपने रगों में दौड़ाना सीख लीजिए। तब शायद आपके भीतर की संवेदनाएं जाग पाएंगी। क्योंकि दिल्ली के भीतर 20 लाख मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरों से जुड़े हैं, नोएडा के भीतर 40 लाख मजदूर, गुड़गांव में तकरीबन 50 लाख मजदूर, गाजियाबाद के इलाके में तकरीबन 10 लाख मजदूर, और दिल्ली से जब से ही बाहर निकलिएगा मुंबई और भिंड मुंबई के इलाके में तकरीबन 60 लाख मजदूर।
हैदराबाद में तकरीबन 25 लाख मजदूर, बेंगलुरु में 25 लाख मजदूर, पुणे में 22 लाख मजदूर, नासिक में 14 लाख मजदूर, नागपुर में 9 लाख मजदूर, सूरत में 18 लाख मजदूर। हम इन महानगरों का जिक्र कर रहे हैं जो चकाचौंध से लदे पड़े हैं। यहां पर पैसे वालों की भी कोई कमी नहीं है। गवर्नेंस यहां सबसे पहले अपनी टेढ़ी नजर उठाकर जरूर देखती है। वो शमशान घाट भी देखती है, वो अस्पताल भी देखती है, लेकिन आज की तारीख में उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस देश के भीतर में थोक महंगाई दर भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, 10% पार कर गई है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर और महंगाई, इसके भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा तो आपके भीतर कुछ सवाल तुरंत आएंगे। खाने के तेल की कीमत इस 1 साल में, यानी जब पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब से लेकर अब तक 100% की बढ़ोतरी हो गई। जो तेल पहले लॉकडाउन के वक्त 90 रुपए में मिलता था, आज की तारीख में वो 175 से 200 रुपए मिल रहा है। उस वक्त जो रिफाइंड तेल 90 में मिलता था, वो आज की तारीख में 170 रुपए मिल रहा है। पाम ऑयल भी 85 रुपए से बढ़कर तकरीबन 135 से 150 रुपए के भीतर आ गया है। दाल की कीमत लीजिए, आटे की कीमत लीजिए, चावल की कीमत लीजिए, फल की कीमत लीजिए, सब्जी की कीमत लीजिए, 30% से लेकर 110% तक इनकी कीमतों में इस 1 साल में बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों की आय बढ़ रही थी। इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर में लोग उस महंगाई के साथ जी रहे थे। जी नहीं, महंगाई इसलिए भी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि इसी दौर में कमाने वालों ने सोचा कि जमाखोरी कर ली जाए, बेचने वालों ने सोचा काली बाजारी कर ली जाए, और काला बाजारी का तो अद्भुत आलम इस देश के भीतर में 1000 रुपए की दवाई 50,000 में बिकती हुई देखी गई। 800 रुपए का ऑक्सीजन 80,000 में बिकते हुए देखा गया। अस्पतालों के भीतर खाली बेड पड़े हैं। इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के नाम पर स्वास्थ्य योजना यानी आयुष्मान भारत भी रेंगता है। हर हाथ में कार्ड भी था, लेकिन अस्पताल के बेड की बोली लग रही थी। यह भी इस देश ने देखा। जो जारी है, इस पे मत जाइएगा कि इस देश में बोली लगाई जा रही है कि हमने 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है, उसमें से 4 करोड़ लोगों को 2 डोज दी जा चुकी है। सच यह है कि इस देश के भीतर में 38 करोड़ लोगों के पास दाने दाने को मोहताज है। इस देश के भीतर में 4 करोड़ से ज्यादा व्हाइट कॉलर हैरान परेशान है, जो पैसा भविष्य निधि का निकाल चुके हैं, निकाल रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं। उन्हें समझ नहीं पा रहा है कि दरअसल अब आने वाले वक्त में वो कैसे जिएंगे। एमएसएमई और खास तौर से स्टार्टअप, इन दोनों को सोच के याद कीजिए 2018-19 में चले जाइए और सोचना शुरू कीजिए ये वाकई 2 योजनाओं को लेकर क्या क्या ख्वाब संजोए गए थे, क्या क्या सोचा गया था। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं इस देश के भीतर में जो एमएसएमई थे, उनको लिए जो 3000 करोड़ की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई शुरुआती दौर में, और उसका पूरा आंकड़ा सौंपा गया कि हम लगभग 20,000 करोड़ तक इनको दे देंगे, और जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, उस पैकेज की परिस्थितियां क्या रही? सच यह है कि उस 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ से आगे सरकार पैसा दे नहीं पाई, और सब कहां से कहां चला गया यह कोई नहीं जानता है। राज्यों को भी जो मदद मिली वह भी उस हथेली में 1-2 दाने की तरह थी। सवाल यह कि महंगाई चरम पर चलती चली जा रही है, लोगों की आय कम होते होते नहीं होने की स्थिति में आ रही है, और इसी दौर में 2 सवाल हर सरकार के सामने, जिंदगी बचाएं और जिंदगी बचाने में भी फिर 2 रास्ते, लॉकडाउन करके बचाएं या फिर लॉकडाउन खोलकर पैसा कमाने की परिस्थितियों के साथ महामारी में उन्हें ढकेल दे। गजब की स्थिति है और गजब का विजन है। वो जमीन पर विनाश नहीं देखते हैं, वो जमीन पर पैदा हुए विनाश की जगह प्राकृतिक आपदा के लिए आसमान की उड़ान जरूर भरते हैं। जहां जहां विपदा आ जाए प्राकृतिक आपदा के साथ, उसके लिए आज से नहीं, प्लानिंग कमीशन के दौर से आपदा नियंत्रण बोर्ड एक बनाया गया, जिसका काम है कि इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देखें समझे। उसे वो बाखूबी देख समझ रहे हैं क्योंकि वह उनका संवैधानिक काम है। लेकिन संवैधानिक काम के भीतर में जनता के हक कैसे गायब हो जाते हैं, और उसी संविधान में जनता और नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उस पर से आंखों में पट्टी बांध ली गई।
यह सोचा ही नहीं गया कि जीने का अधिकार इस देश के नागरिकों को भी है, क्योंकि जब हमने टटोलना शुरू किया तकरीबन दिल्ली एनसीआर के इलाके में 1.25 करोड़ जो दिहाड़ी मजदूर थे और उनके साथ तकरीबन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए ऐसे लोग जिनको इस दौर में 20% काम कहीं कहीं मिल रहा था और आय जो थी वह घटते घटते 15% पे आ गई, यानी 100 रुपए कल तक मिलते थे, आज 15 रुपए मिल पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में 100% महंगाई बढ़ गई। सरकार की आंखों पर पट्टी। पेट्रोल और डीजल का जिक्र तो बार बार हो रहा है और फिर से कर दें अगर, तो सिर्फ मई के महीने में 14 बार कीमतें बढ़ी हैं, कभी 20 पैसा, कभी 15 पैसा, कभी 10 पैसा, और वो 100 के आंकड़े को अगर प्रति लीटर छूने लगा है तो उस पेट्रोल डीजल को कोई खाने के लिए नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उस पेट्रोल डीजल से वाहन चलते हैं। वाहन की कीमत उस दौर में सफर करने के दौरान बढ़ जाती है, माल ढुलाई बढ़ जाती है, और स्थिति यह आ गई कि जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, वैसे ही यहां से छोड़कर जो उत्तर प्रदेश के इलाके में मजदूर जाना चाहते थे, जो बिहार तक जाना चाहते थे, अगर वो बस में सवार थे, अगर वो गाड़ियों में सवार थे, टैंकर में सवार थे, उनसे भी कीमत यह कहकर ज्यादा वसूली जा रही है कि दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। यानी जिंदगी जीने के लिए गांव छोड़कर शहर पहुंचे तकरीबन 9 करोड़ लोग इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूर ऐसे थे जो पहले राउंड के बाद वापस आए थे। जी, उन 9 करोड़ में से हमने सिर्फ महानगरों के 2 करोड़ मजदूरों का जिक्र किया जिनके पास काम नहीं है, राशन भी नहीं है। उनके बारे में कोई नीति, कोई पॉलिसी किसी रूप में कुछ भी है क्या सरकार के पास? या सरकार है ही नहीं, वो लापता है, वो गायब है। क्योंकि जब इसके भीतर आप झांक कर देखना शुरू कीजिएगा तब आपके सामने असल सवाल यह आएगा कि सरकार कर क्या रही है। सरकार आरबीआई से अगर 99,000 करोड़ रुपए उसको फायदे होते हैं तो इस देश के भीतर में जो पब्लिक सेक्टर को भी बेच रही है, उससे भी सरकार को जो डिविडेंड मिल रहा है वह भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। मसलन इंडियन ऑयल से उसको तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, सिर्फ एसबीआई से 20,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड आता है, एचपीसीएल से 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसके पास डिविडेंड आ जाता है। जीएसटी की कमाई देखिए, 1,41,000 करोड़ रुपए। इस दौर में जीएसटी भी खत्म नहीं किया गया, सरकार टैक्स वसूलती रही। सरकार कीमतों को किसी ना किसी रूप में कम करने की दूर की गोटी वह चाहती रही कि पैसा उसके पास आता चला जाए, जबकि तमाम अर्थशास्त्री इस दौर में कहते चले गए कि जनाब जनता और जो भूखमरी की शिकार है उसको आप उसके खाते, जब आपने उनके जनधन खाते खुला दिए हैं, अब आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की स्थिति में है तो उनके खातों में सीधा पैसा आप क्यों नहीं डालते हैं? आपने बैंक बना रखे हैं, आपने नोट छापने की मशीन बना रखी है, आपने आरबीआई बना रखा है, इन्फ्लेशन रोक नहीं पाते हैं, जमाखोरी और कालाबाजारी पे आप नकेल कस नहीं पाते हैं। इन स्थितियों के बीच में आप उन तक क्या पहुंचा पा रहे हैं? दिहाड़ी मजदूर के पास काम नहीं, राशन नहीं, वो क्या करेगा? वो वैक्सीन लेने की लाइन में खड़ा होगा तो हो सकता है उसकी स्थिति इतनी विकट हो जाए कि वो लाइन में खड़े खड़े उसकी मौत भी हो जाए। ये हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि वैक्सीन का शोर है, सवाल ये नहीं है, महामारी का त्रासदी भारत के भीतर में एक विकराल रूप ले चुका है और वाकई किसी को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रूप में इस पर नकेल कसी जाए, क्योंकि आपने वैक्सीन को जिस रूप में दुनिया भर में बांटा, अपना नाम दुनिया भर में फैलाया, शानदार काम किया, लेकिन उसके ठीक समानांतर दुनिया के हर देश के भीतर में जो दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी दुकानें बंद कर देनी पड़ी लॉकडाउन के वक्त, जिनको रोजगार खत्म कर दिया गया, उनको सरकार की तरफ से पैकेज दिया गया, पैसा दिया गया। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर किसी ना किसी रूप में बेरोजगारी भत्ता के बाद की यह परिस्थिति थी। होटल चलाने वाला हो, होटल में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो नाई की दुकान खोला हुआ हो, या फिर वह जूतों को सिलता हो, या फिर वो छिटपुट तौर पर दिहाड़ी मजदूरी करता हो, चाहे वो ईंट बनाता हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके के उत्पादन से क्यों ना जुड़ा हो, अगर उसके पास काम नहीं है, सरकार ने उसको राहत दी। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार ने सिर्फ अपनी राहत के ही समाधान खोजे हैं। तो इसका मतलब है इस देश को चलाने के लिए जनता एक राजनीतिक दल को चुनती है और वो राजनीतिक दल
उस सेवा भाव से ही सामने आता है जहां पर उसकी सेवा उसके लिए जनता के तौर पर इस रूप में नजर आए जैसे वो एहसान कर रहा है। उसकी अपनी पूंजी कुछ भी नहीं होती है। शायद इसीलिए जब इस देश के भीतर में तकरीबन 14 करोड़ प्रवासी मजदूर जो पहली फेज में निकले थे बाहर, याद कीजिए 2020 और चले जाइए अप्रैल मई के महीने में, उस पीरियड में इस देश के 14 करोड़ लोग जिलों से निकले, शहरों से निकले, राज्यों से निकले, अपने अपने गांव लौटे। उसमें से बीते जब पहली लहर थमती है तो लगभग 3.5 महीने के भीतर में 9 करोड़ प्रवासी मजदूर वापस आते हैं। महानगरों में ये तकरीबन 3 करोड़ मजदूर काम करते हैं। महानगर का हम सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहर का जिक्र कर रहे हैं। इन 3.25 करोड़, जिसमें से 1.25 करोड़ दिल्ली एनसीआर के इलाके में और बाकी जो 8 शहरों का हमने नाम लिया वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हैं मजदूर। इसके अलावे देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें लखनऊ भी आएगा, उसमें भोपाल भी आएगा, उसमें हो सकता है कोलकाता शहर भी आ जाए, उसमें आप रायपुर को भी ले लीजिए, उसमें आप भिलाई को भी ले लीजिए, उसमें आप रांची को भी ले लीजिए। इन तमाम जगहों की परिस्थिति ऐसी होती चली गई कि यहां पर राशन भी दिया जाना है, यह बात फाख्ता हर सरकार के जहन से उड़ती चली गई। और इन 9 करोड़ लोगों के सामने एक ऐसा संकट इस देश के भीतर में है। वो जान रहे हैं कि सरकार तो हैरान परेशान होकर इसी बात को लगातार ढोल पीट रही है कि इस महामारी से बचना है, इसको किसी भी हालत में काउंटर करना है, लेकिन भूख, महंगाई, पैसा ना होना, इन परिस्थितियों ने कैसे लोगों की जिंदगी को एक ऐसी परिस्थिति में ढकेल दिया है जहां वो जिए तो कैसे जिए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिरी सवाल, जब ऐसी परिस्थिति के बीच अगर सरकार ही नहीं है, अगर गवर्नेंस गायब है, या फिर गवर्नेंस और सरकार के जरिए अपने होने का एहसास कराने की होड़ लगी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, अगर वो अपनी बातों को सिर्फ अपने होने के एहसास के लिए कहते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश के भीतर में एक ऐसी अंधेरगर्दी की परिस्थिति आ गई है जहां पर इस देश को संविधान देखने और दिखाने की जरूरत है। अगला सवाल आपका तुरंत होगा, ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की स्थिति में है, सत्ता को निर्देश देने की स्थिति में है, या फिर एक ऐसी स्थिति आ गई है कि सत्ता और सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग भी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इन्हीं परिस्थितियों को पाल पोस तो नहीं रहे हैं? यह भी एक सवाल है। अगला सवाल होगा, जब संवैधानिक संस्थान खामोश है, जब सत्ता गायब है, जब सरकार लापता है और ये सारी परिस्थितियां एक ऐसी स्थिति को बता रही है कि सिर्फ एक डंका पीटा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और यहां पर हर किसी को कहने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार तो है, तो यहां पर तो डेमोक्रेसी है। तो क्या डेमोक्रेसी की रोटी आपने खाई है? क्या लोकतंत्र को क्या वाकई पानी में उबालकर आपने चावल को चखा है? इस लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को गूंथते हुए क्या आपने यह भी महसूस किया है कि जिस राजनीतिक सत्ताओं ने इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी दोनों को हड़प कर खुद को ही संविधान और अपनी परिस्थितियों को ही सत्ता के आईन में कुछ इस तरीके से लाकर पेश कर दिया है जहां पर इस देश का हर नागरिक अपनी अपनी जगह पर इतना अकेला हो गया है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। हर इंजेक्शन लेने वाले को लगता है वो अकेला है, उसे नहीं पता है कि 19 करोड़ लोग एक साथ हैं जिन्हें इंजेक्शन मिला है, उसे नहीं पता है 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 डोज का इंजेक्शन मिल गया है। ठीक इसी तरीके से इस देश के भीतर में जो 9 करोड़ से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर और संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ तबका है वह अकेला है। दिल्ली जैसी जगह में भागते दौड़ते भूख से तड़पते लोग अकेले हैं। और शायद इसी का वृहद चेहरा यह है, इस देश का मुख्यमंत्री भी अकेला है और इस देश का प्रधानमंत्री भी अकेला है। होना तो सबको साथ चाहिए था, लेकिन अगर हर कोई अकेला है तो क्या एक नए भारत को नए सिरे से गढ़ने की स्थिति नहीं आ गई है? यह उजड़ेगा नहीं, इसे लूटेगा भी कोई नहीं,
लेकिन बेबसी की ऐसी अंधेरी परिस्थिति कभी नहीं थी जो इस वक्त है। फिर भी हम इंतजार करेंगे इस सरकार के 7 साल के उस सेवा भाव को देखने का जो 2 दिन बाद इस देश में डंके की चोट पर नजर आएगा। तब सवाल कीजिएगा इनका सेवा भाव जो मास्क बांटने से होने वाला है। पता नहीं राशन बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, लेकिन ठोंग भी होगा और डंके भी पीटे जाएंगे। इस देश के भीतर में हर कोई अकेला है। शायद इसीलिए महंगाई आसमान पर है, रोजगार जमीन के भीतर है और सरकार कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।